मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे केदारनाथ धाम। पुनर्निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। बाबा केदारनाथ के किए दर्शन। कांग्रेस के केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा का आगाज। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम कांग्रेस नेता शामिल। 4 अगस्त तक चलेगी पैदल यात्रा। केदारनाथ के गर्भगृह में सोना चढ़ाने को लेकर चल रहा विवाद गरमाया। सूर्यकांत धस्माना ने पूछे सवाल। बीकेटीसी के अध्यक्ष की भूमिका को कटघरे में खड़ा किया। हल्द्वानी में आईटीआई गैंग का आतंक। पुलिस के लिए चुनौती बने गैंग के लोग। अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने बढ़ाई गश्त। देहरादून में जिला सलाहकार समिति की बैठक में मुख्य रूप से लिंग अनुपात की हुई चर्चा। जनपद स्तरीय अधिकारियों को किया गया निर्देशित। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया आदेश। 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। तेज बारिश के साथ बिजली कड़कने की चेतावनी जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। हम बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों पर, जहां देवभूमि उत्तराखंड में केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव से पहले राज्य में केदारनाथ धाम से जुड़े मुद्दों पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बुधवार से केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा शुरू कर दी है। ये यात्रा अगस्त माह तक चलेगी। ये यात्रा विभिन्न पड़ावों से होते हुए केदारनाथ धाम तक जाएगी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने हर की पैड़ी पर पूजा अर्चना कर यात्रा की शुरुआत की है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार केदारनाथ धाम समेत अन्य धामों का व्यवसायीकरण कर रही है। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि भाजपा हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो वहीं केदारनाथ धाम से शिला ले जाकर नई दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर का शिलान्यास किया गया और केदारनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट के नाम से चंदा वसूला जा रहा है। ट्रस्ट के क्यूआर कोड पर भी चंदा लिया जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस ने कड़ी नाराजगी जताई है। देखिए हमारी खास पेशकश। देवभूमि उत्तराखंड में श्री केदारनाथ मंदिर के शिलान्यास पर नाम नहीं ले रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा शुरू कर दी है। ये यात्रा अगस्त महीने तक चलेगी। ये यात्रा विभिन्न पड़ावों से होते हुए केदारनाथ धाम तक जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने हर की पैड़ी पर पूजा अर्चना कर यात्रा की शुरुआत की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार केदारनाथ धाम समेत अन्य धामों का व्यवसायीकरण कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर कोई धाम नहीं हो सकता। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव में राजनीतिक लाभ के लिए यात्रा निकाल रही है। और असलियत यह है कि राम का नाम लेने वाले, भगवान केदार की बात करने वाले खुद एक व्यवसायी के मंदिर का उद्घाटन करने जाते हैं, शिलान्यास करते हैं और कहते हैं कि यहाँ आके भी वही पुण्य मिलेगा जो केदारनाथ जाके। मन चंगा तो कटौती में गंगा भाई। आप ध्यान यहीं बैठ के कर लो, केदार बाबा का आशीर्वाद मिल जाएगा कहा जाता है। लेकिन जिस तरीके से ये सब कुछ चल रहा है उसका हम विरोध करो, एक्सपोज करने का ही काम है। एक कानून बना दिया, ये कहते हैं हमने कानून बना दिया, लेकिन 10 तारीख और 19 तारीख के आपके बयान में जमीन आसमान का फर्क है। आप बताएं, 10 को सच बोल रहे थे मुख्यमंत्री या 19 तारीख को सच बोल रहे? दूसरा, उन्होंने कहा हमने कानून बना दिया, इस नाम का कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है कि ये चारों धाम हमारी आध्यात्मिक परंपरा के प्रतीक हैं। इनके साथ जब भी कोई छेड़छाड़ की जाएगी, हमारी परंपराओं के साथ, हमारे आध्यात्मिक स्वरूप के साथ कभी छेड़छाड़ की जाएगी, कुछ गलत कदम उठाए जाएंगे, तो उसके खिलाफ उत्तराखंड का जनमत जो है खड़ा होगा। और कांग्रेस उसी भावना से कि इन्होंने केदारनाथ में केवल धाम बनाने, दूसरा धाम बनाने का पाप ही नहीं किया था। इन्होंने केदारनाथ में और बद्रीनाथ में जिस तरीके से तोड़ फोड़ की है, स्थानीय लोगों के हक हकूक आदि को कुचला है। देखिए, केदारनाथ में उपचुनाव प्रस्तावित है और जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकाल में, चाहे उनके केंद्र में सरकार रही हो चाहे प्रदेश में सरकार रही हो, उनके कार्यकाल में बाबा केदारनाथ जी के धाम में, बद्रीनाथ जी में, यमुनोत्री गंगोत्री के विकास के लिए कोई भी काम उनकी सरकार नहीं कर पाई। और जब से नरेंद्र भाई मोदी जी ने केंद्र में बागडोर संभाली है, हमारे चारों धामों का चौमुखी विकास हमारी डबल इंजन सरकार ने द्वारा किया गया है। और हम बाबा केदारनाथ जी के धाम की बात करें
तो केदारनाथ में जिस प्रकार से जिस आपदा को का जो दंड झेला, उसके बाद केदारनाथ जी का जो पुनर्निर्माण का कार्य हमारी सरकार के द्वारा किया गया, बद्रीनाथ का मास्टर प्लान जो तैयार किया गया, यमुनोत्री गंगोत्री के मास्टर प्लान की तैयारी सरकार कर रही है। वहीं एक ओर जहां कांग्रेसी दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के शिलान्यास को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो दूसरी ओर भाजपा ने कांग्रेस को याद दिलाया कि साल 2015 में मुंबई में 11 करोड़ की लागत से भव्य बद्रीनाथ मंदिर बनाया गया था, जिसके शिलान्यास के मौके पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत शामिल हुए थे। भाजपा का कहना है कि राज्य सरकार ने धामों, मंदिरों और ट्रस्टों के नाम का उपयोग करने पर सख्त कार्रवाई का फैसला लिया है। इसके साथ ही बीजेपी सरकार सभी धामों को दिव्य और भव्य बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम पहुंचकर केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण के कार्यों का भी जायजा लिया। बावजूद इसके कांग्रेस का भाजपा पर आरोप लगाया जाना तथ्यहीन है। केदारनाथ धाम के लिए और श्री बद्रीनाथ धाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व्यक्तिगत रूप से इंटरेस्टेड हैं। वो लगातार उनके कामों की मॉनिटरिंग भी करते हैं। दोनों धामों में उन्होंने मास्टर प्लान लागू भी किया है और उसमें बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। अभी इससे पहले जब वहाँ बर्फ़ से ढका हुआ था, उस समय भी उस पर जितना संभव हो सकता था उतना काम लगातार होता रहा। और किसी भी काम को करने में वक्त लगता है, समय लगता है, और विकास कार्यों को जो उसका एक तरीका है काम करने का, जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के आधार पर जो काम होता है, उस हिसाब से वहाँ काम हो रहा है और बहुत प्रगति से काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने और भाजपा सरकार ने धार्मिक आस्था, विश्वास और केदारनाथ धाम के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। ये क्षम्य नहीं है, ये अपराध है, पाप है। और सनातन धर्म में जो अनुयायी हैं, जो सनातन धर्मी हैं, उनकी भावनाओं के साथ भी कहीं न कहीं भाजपा ने एक प्रकार से प्रहार किया है। कुल मिलाकर देवभूमि उत्तराखंड में श्री केदारनाथ मंदिर का दिल्ली में शिलान्यास करने पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस अब इस यात्रा के जरिए इस मुद्दे को लगातार उठाती रहेगी, साथ ही सरकार पर दबाव बनाने की भी कोशिश करेगी। सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री ने लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है? क्या कांग्रेस की ये यात्रा राजनीतिक लाभ के लिए है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। श्री केदारनाथ धाम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रातः भगवान केदारनाथ जी के दर्शन किए, भगवान का जलाभिषेक किया और मंदिर दर्शन के पश्चात मुख्यमंत्री ने यात्रा व्यवस्थाओं और पुनर्निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। पूर्वाह्न 11:30 बजे मुख्यमंत्री धाम से वापस रवाना हुए। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति एवं तीर्थ पुरोहितों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। बीकेटीसी मुख्य कार्याधिकारी योगेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री को भगवान केदारनाथ का प्रसाद भेंट किया और केदारनाथ यात्रा के संबंध में जानकारी दी। बीकेटीसी मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि इस अवसर पर पुजारी शिवशंकर लिंग, समन्वयक आरसी तिवारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी यदुवीर पुष्पवान, प्रमोद बगवाड़ी, विपिन तिवारी समेत तमाम तीर्थ पुरोहित मौजूद रहे। बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT उत्तराखंड के नवनिर्मित भवन एवं छात्रावास का मुख्यमंत्री धामी ने लोकार्पण किया। लोकार्पण से पूर्व पूजन कार्यक्रम के पश्चात भवन का लोकार्पण हुआ। इस दौरान 10वीं और 12वीं के टॉपर छात्रों को पुरस्कृत किया गया, साथ ही बेहतर प्रदर्शन करने वाले उत्कृष्ट विद्यालयों को भी पुरस्कृत किया गया। इसको लेकर के मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शैक्षिक पुरस्कार से मेधावी छात्रों को और विद्यालय शिक्षकों को पुरस्कृत किया गया है। इससे न केवल उनमें नई ऊर्जा का संचार होगा, बल्कि आने वाले भविष्य में भी बेहतर प्रदर्शन करने को लेकर वो उत्साहित रहेंगे।
आज यहाँ पर शैक्षिक अनुसंधान परिषद के द्वारा प्रशिक्षण एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए जहाँ पर यहाँ सभागार निर्मित हुआ है, उस सभागार का लोकार्पण भी हुआ और साथ में हमारे जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार हैं, उसमें हमारे विद्यालय और शिक्षकगण, विद्यार्थी और साथ में जो CSR फंड के द्वारा तो अनेक स्थानों पर शिक्षा के उत्थान के लिए शिक्षा विभाग के सहयोग में स्मार्ट क्लास, वर्चुअल क्लास इसको बनाने में अपना योगदान देते हैं, उन सभी को सम्मानित किया गया। और निश्चित रूप से मेधावी छात्र छात्राओं का भी आज यहाँ पर सम्मान हुआ है और इस सम्मान से जहाँ उनको प्रेरणा मिलेगी आगे आने वाले समय में अपने जीवन में वो और अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे, अच्छा काम करेंगे। इस सम्मान से प्रेरित होकर जीवन के हर क्षेत्र में उनको आगे जाने के लिए और ऊर्जा प्राप्त हो, उनके अंदर उत्साह आएगा, इसके निमित्त कार्यक्रम हुआ है। साथ में जो भवन बनकर तैयार हुआ है, इस भवन का शिलान्यास भी हम लोगों ने आज से 2 वर्ष पहले किया था और शिलान्यास हुआ और आज लोकार्पण भी हो गया कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिन कामों को शुरू करते हैं, जिन योजनाओं की शुरुआत करते हैं, उन योजनाओं को पूरा भी करते हैं। दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर बनाने के मामले में कांग्रेस इसको मुद्दा बनाकर सरकार को लगातार घेर रही है। हरिद्वार में हर की पैड़ी से कांग्रेस ने केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा की शुरुआत की। कांग्रेस प्रदेश के सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी में यात्रा की शुरुआत की गई, जो विभिन्न पड़ावों से होते हुए केदारनाथ धाम तक जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने हर की पैड़ी पर पूजा अर्चना कर यात्रा की शुरुआत की। वहीं भीमगोड़ा चौक से नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत तमाम कांग्रेस विधायक और कांग्रेस नेता मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार केदारनाथ धाम समेत अन्य धामों का व्यवसायीकरण कर रही है। वहीं केदारनाथ धाम में सोना चोरी होने के मामले को लेकर भी कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा और मामले की जांच की मांग भी की है। मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है कि ये चारों धाम हमारी आध्यात्मिक परंपरा के प्रतीक हैं। इनके साथ जब भी कोई छेड़छाड़ की जाएगी, हमारी परंपराओं के साथ, हमारे आध्यात्मिक स्वरूप के साथ कभी छेड़छाड़ की जाएगी, कुछ गलत कदम उठाए जाएंगे, तो उसके खिलाफ उत्तराखंड का जनमत जो है खड़ा होगा। और कांग्रेस उसी भावना से कि इन्होंने केदारनाथ में केवल धाम बनाने, दूसरा धाम बनाने का पाप ही नहीं किया था। इन्होंने केदारनाथ में और बद्रीनाथ में जिस तरीके से तोड़ फोड़ की है, स्थानीय लोगों के हक हकूक आदि को कुचला है। और असलियत यह है कि राम का नाम लेने वाले, भगवान केदार की बात करने वाले खुद एक व्यवसायी के मंदिर का उद्घाटन करने जाते हैं, शिलान्यास करते हैं और कहते हैं कि यहाँ आके भी वही पुण्य मिलेगा जो केदारनाथ जाके। मन चंगा तो कटौती में गंगा भाई, आप ध्यान यहीं बैठ के कर लो, केदार बाबा का आशीर्वाद मिल जाएगा कहा जाता है। लेकिन जिस तरीके से ये सब कुछ चल रहा है उसका हम विरोध कर रहे हैं और एक्सपोज करने का ही काम है। एक कानून बना दिया, ये कहते हैं हमने कानून बना दिया, लेकिन 10 तारीख और 19 तारीख के आपके बयान में जमीन आसमान का फर्क है। आप बताएं, 10 को सच बोल रहे थे मुख्यमंत्री या 19 तारीख को सच बोल रहे? दूसरा, उन्होंने कहा हमने कानून बना दिया, इस नाम का कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने और भाजपा सरकार ने धार्मिक आस्था, विश्वास और केदारनाथ धाम के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। ये क्षम्य नहीं है, ये अपराध है, पाप है। और सनातन धर्म में जो अनुयायी हैं, जो सनातन धर्मी हैं, उनकी भावनाओं के साथ भी कहीं न कहीं भाजपा ने एक प्रकार से प्रहार किया है। हल्द्वानी में आईटीआई गैंग ने आतंक मचाया हुआ है। आए दिन चौराहों में, सार्वजनिक स्थलों पर होने वाली मारपीट और झगड़े में ज्यादातर मामले आईटीआई गैंग के हैं। बीते दिनों नुमाइश में भी आईटीआई गैंग द्वारा मारपीट और गुंडई की घटना को अंजाम दिया गया और तलवारों से लोगों पर हमला किया।
लिहाजा पुलिस के सामने शहर की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना चुनौती बन गया है। हालांकि सीओ नितिन लोहनी का कहना है कि आईटीआई गैंग ने अराजकता, मारपीट और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की शिकायत उनके पास आई है, जिसके बाद वो तुरंत इस मामले में एक्शन लेकर कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा वीडियो फुटेज के माध्यम से चिन्हित कर तुरंत गुंडाई करने वालों की भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। अब तक पुलिस ने 10 लोगों को पकड़ा है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही शहर में कानून व्यवस्था का राज बना रहे, इसके लिए सभी थाना और चौकी इंचार्ज को गश्त बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। वो सब इसमें थोड़ा टाइटनेस रखिए सर। वहाँ एक्सरसाइज मजबूत रखे और बस बाकी तो आप टाइगर घूमते रहे अपना कैंप फॉर्मेट। इसको लेकर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। सबसे पहले कहना चाहूँगा ये नुमाइश वाली जो भी लड़ाई हुई थी उसके बाद तुरंत पुलिस ने दबिश दे के कुछ लोगों को कस्टडी में भी लिया है और कस्टडी के साथ साथ ये वेरीफाई किया जा रहा है वीडियो के माध्यम से कौन कौन लोग उस कृत्य में लिप्त दिख रहे हैं, उनको बुक किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ लोग जो हैं जो वेरीफाई हो चुके हैं वो भी फ़रार हैं, उनको भी दबिश दे के तुरंत पकड़ा जाएगा और इसके बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी इनके साथ। ये पुराना एक आईटीआई गैंग बताया जा रहा है सर, आईटीआई गैंग के कुछ लड़के हैं। इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं, इस चीज़ को वेरीफाई किया जा रहा है कौन कौन लड़के हैं, कौन कौन संलिप्त हैं इसमें। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऋषिकेश गुमानीवाला के आबादी क्षेत्र में लगाए जा रहे कूड़ा निस्तारण प्लांट के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने पेड़ कटान पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। बता दें कि ऋषिकेश निवासी समाज सेवी आशुतोष शर्मा ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नगर के मेयर ने सरकारी धन को ठिकाना लगाने के लिए आनन फानन में ऋषिकेश के गुमानीवाला में कूड़ा निस्तारण प्लांट लगाने की अनुमति दे दी है। जिस क्षेत्र में ये प्लांट लगाया जा रहा है वो क्षेत्र आबादी वाला है। कूड़ा निस्तारण प्लांट में 5 शहरों के कूड़े का निस्तारण भी किया जाना है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की नियमावली के अनुसार ये प्लांट आबादी क्षेत्र से बाहर लगाया जाना था, लेकिन मेयर ने इसे आबादी क्षेत्र में लगाने की अनुमति दे दी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश 2019 के खिलाफ भी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में कहा था कि ऐसे प्लांट आबादी क्षेत्र से बाहर विस्थापित किए जाने चाहिए। में कई इश्यूज उठाए गए हैं कि भाई उसमें जो है कि वाटर जो ग्राउंड वाटर पॉल्यूटेड हो रहा है और दूसरी बात आबादी के इतने इनके और कई चीज़ें हैं। पिछली बार न्यायालय द्वारा ये कहा गया था कि अगर वाटर पॉल्यूट हो रहा है उसके संबंध में इन्होंने जवाब दिया था और हमें रिप्लाई का मौका दिया था, परंतु अभी इस बीच में एक ये डेवलपमेंट आया कि जो नगर निगम ने अपना काउंटर लगाया उस काउंटर में 2021 की EI क्लियरेंस लगा रखी थी, एनवायरनमेंट क्लियरेंस है, उसमें कंडीशन है साफ कि कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा। और पॉल्यूशन कंट्रोल ने जो अपना जवाब लगाया उसमें नगर निगम का एक लेटर लगाया जिसमें नगर निगम कह रहा है हमें 134 पेड़ काटने हैं। जब न्यायालय के संज्ञान में तथ्य लाया गया तो न्यायालय ने पेड़ काटने पर रोक लगा दी है। रुड़की में कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर खड़ी मोटरसाइकिल पर चोर ने हाथ साफ कर दिया। हालांकि चोरी की यह घटना पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गई। वहीं मोटरसाइकिल स्वामी ने पुलिस को तहरीर देकर अज्ञात चोर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने इस मामले में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए अज्ञात चोर की तलाश शुरू की है। जल्द ही चोर को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ के बेस हॉस्पिटल में मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। बता दें कि पिथौरागढ़ निवासी राजेश पांडे ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि पिथौरागढ़ के बेस हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी के साथ ही मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते यहां आने वाले मरीजों के साथ गर्भवती महिलाओं को रेफर कर दिया जाता है। याचिकाकर्ता का कहना है कि कई केसों में गर्भवती महिलाओं को रेफर करने के दौरान 108 में ही उनकी डिलीवरी हो चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, दूर दराज के क्षेत्रों से आए गरीब तबके के लोग अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं। याचिका में बेस हॉस्पिटल में मूलभूत सुविधाएं और डॉक्टरों की तैनाती करने की भी मांग की गई है। जनहित याचिका थी जो पिथौरागढ़ जिले में चिकित्सा सुविधाओं को अपलिफ्टमेंट करना या उसमें सुधार के लिए थी। तो सब पूरे जिले में चिकित्सा सुविधाएं बहुत अच्छी हालत में नहीं है। तो इसी संदर्भ में बेस हॉस्पिटल में भी पद सृजित नहीं किए गए हैं। पिछले 2021 से काफ़ी बार उनको राज्य को जो है इसके लिए याचना की है। तो आज निवेदन किया, कोर्ट ने याचिका को स्वीकार किया है और देखा है वो इशूज किस प्रकार के हैं, क्या हैं, और कोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया है। 3 हफ्ते का उसमें समय दिया है और जो स्थितियां हैं पूरी चिकित्सा की जो सुविधाएं पिथौरागढ़ जिले में जो दुरुस्त नहीं हो रही हैं, कोर्ट उसमें संज्ञान लेगी, ऐसे मुझे उम्मीद है। मेरा यह कहना है कि ये जो स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, ये राज्य को अपने नागरिकों को प्रदान किया जाना चाहिए। और ख़ासतौर से ऐसे समय में जब हमारे पर्वतीय क्षेत्र में बहुत दुर्गम स्थानों में जो जनता है वो इन सुविधाओं से मरहूम रह के उनको जीवन तक अपना देना पड़ता है ऐसी स्थिति में। और बहुत सारी स्थितियां ऐसी हैं कि इतने रिमोट एरिया से जब वो लोग माइग्रेट करते हैं, जब वो लोग पेशेंट को लेके आते हैं तो काफ़ी डेथ भी रास्ते में हो जाती है। गर्भवती महिलाएँ हैं और जो नवजात शिशु हैं, उनके लिए जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर न होने की वजह से उनको 200-250 किलोमीटर की जो जर्नी करनी पड़ रही थी, उसमें रास्ते में बहुत सारी डेथ भी हो जाती थी। और आर्थिक रूप से जो सक्षम लोग नहीं है, जो कमज़ोर लोग हैं, ऐसे लोग पैसे के अभाव के कारण से ट्रीटमेंट तक नहीं कर पाते। अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब के कार्यालय में लगभग 1 महीने का समय शेष रह गया है। तो वहीं आयोग के उपाध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्ति से पहले अपने अधिकार क्षेत्र से जुड़े सभी कार्यों को पूरा करने के लिए कार्यों में तेजी से काम करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और इसको लेकर अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब का कहना है कि उनकी तरफ से आयोग में आए उत्पीड़न के लगभग 1200 मामलों में से 1100 मामलों पर कार्यवाही कर मामले को निपटा दिया गया है। वहीं जो काम आयोग के द्वारा होने हैं उनको लेकर के लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। उसका भारत सरकार का जियो है, उसके उस लड़ाई का ये खामियाजा जो है हल्द्वानी शहर के लोगों को भुगतना पड़ा। सड़कों की हालत बहुत ख़राब। तो हमने पिछले साल जब हमने ये देखी स्थिति, तो हमने PWD और नगर निगम के लोगों को बुलाया। वो है ये सारी सड़कें वापस कराएंगे नगर निगम से। जब तुम्हारे पास यही नहीं है, तुम्हारे पास यही नहीं है, तो मेयर साहब ने ये हमारे पास इन 5 वर्षों में लगभग 1200 मामलों की शिकायत आई है, जिनको हमने दर्ज किया है। और वो 1200 मामलों में आज हमारे पास लगभग 130 मामले बचे हैं। हमने सब निस्तारण कर दिए। बड़े बड़े मामले थे, शिक्षा से विभाग से संबंधित थे, पेयजल निगम से संबंधित थे, विद्युत विभाग से संबंधित थे, जमीन से राजस्व विभाग के संबंधित थे। इसके अलावा जो योजनाएं हैं सरकार की, जैसे मुख्यमंत्री हुनर योजना है, उस योजना के तहत जो प्रोग्राम चल रहे थे, उन प्रोग्रामों में अभी हमने एक जांच कराई। लाभार्थियों को पैसा कम मिल रहा था और एनजीओ को पैसा ज़्यादा मिल रहा था। जब उस पर जांच बैठाई तो लगभग जितने प्रोग्राम हुए हैं उन प्रोग्रामों का 70% लाभार्थियों का पैसा वापस आ गया। नैनीताल के रॉयल होटल में 2 दिवसीय भारतीय जीवन बीमा निगम उत्तर मध्य क्षेत्रीय कैरम एवं शतरंज चयन प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ।
क्षेत्रीय प्रबंधक एससी गौतम ने दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए कहा कि क्षेत्र के 12 मंडलों के खिलाड़ी इन प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर रहे हैं, जिनका एलआईसी द्वारा जयपुर में आयोजित ऑल इंडिया खेल प्रतियोगिता के लिए चयन किया जाएगा। आयोजक हरीश तिवारी ने बताया कि प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य रोजमर्रा के काम के दौरान कर्मचारियों का मानसिक तनाव कम करने और युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में कैरम 2 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों और चेस के इंटरनेशनल मास्टर दिनेश शर्मा सहित 52 लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। ब्रिजेश अग्रवाल जी स्पोर्ट्स कोटे के चेस प्लेयर हैं, तो स्थापित कर चुके हैं। सी ऑफ इंडिया की उत्तर मध्य क्षेत्र की जो खेलकूद समिति है, उनके द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ पे किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की दो राज्यों के खिलाड़ी एलआईसी के वो यहाँ प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें पुरुष और महिला खिलाड़ी मिला के लगभग 52 खिलाड़ी यहाँ पे आए हुए हैं। और फिर यहाँ से जो बेस्ट 4 जो खिलाड़ी होते हैं पुरुष वर्ग में, महिला वर्ग में, वो हमारी अखिल भारतीय प्रतियोगिता जो होती है उसमें प्रतिभाग करने के लिए जयपुर में जाएंगे, जो कि नवंबर एंड में होगी। वहाँ से फिर हमारी एलआईसी की एक टीम बनती है जो ओपन नेशनल्स या फिर जो बड़ी प्रतियोगिताएं देश में हो रही हैं वहाँ पे वो प्रतिभाग करते हैं। क्षेत्रीय कैरम एवं शतरंज चयन प्रतियोगिता हल्द्वानी मंडल द्वारा आयोजित की जा रही है। हम आभारी हैं इनके, इन्होंने बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की हुई है। हमारे क्षेत्र के 12 मंडल के सभी खिलाड़ी आज यहाँ पर उपस्थित हैं और जो एलआईसी का ऑल इंडिया गेम्स होता है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ से खिलाड़ियों का चयन होगा। रामनगर में बुधवार को एक बस संस्था के पदाधिकारी ने हाई कोर्ट के आदेशों और परिवहन विभाग के आदेशों की अवहेलना की है। इस विरोध में बस स्वामी ने वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में एआरटीओ संदीप वर्मा से मुलाकात करते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपा। बस स्वामी का कहना था कि जो एमओयू बस संस्था के बोर्ड द्वारा एक आदेश दिया गया है कि जो बसें 15 साल पुरानी हो चुकी हैं उन्हें अब उनके गंतव्य पर रवाना नहीं किया जाएगा और ऐसी सभी बसों को संस्था ने रोशद से बाहर किया जा रहा है। बस स्वामी का कहना था कि इस मामले में पूर्व में भी हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो बसें 15 साल से पुरानी हो चुकी हैं और इन बसों का फिटनेस यदि परिवहन विभाग द्वारा किया जा रहा है तो ऐसी बसों का संचालन बंद नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि संस्था के पदाधिकारी ने हाईकोर्ट और परिवहन विभाग के आदेशों की अनदेखी कर उनका उत्पीड़न किया है। उन्होंने एआरटीओ से हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के तहत बसों का संचालन कराए जाने को लेकर संस्था के पदाधिकारी को निर्देशित करने की मांग की है। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।